हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आज का टॉपिक है जापान की क्रांति, यानी कि जापान में कैसे प्रोग्रेस हुई थी, जापान इतना जल्दी ग्रोथ कैसे कर गया और जापान ने क्या क्या विकास किए और जापान का क्या योगदान रहा। तो ये HPSC PGT स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो प्लीज़ गाइज वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। हैंड राइटिंग नोट्स हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो देखो जापान के अंदर था भाई, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। जापान को लोग वहाँ के सूर्य देवी का वंशज मानते थे। राजधानी क्योतो राजधानी क्योतो राजा का महल, राजधानी कहाँ थी? क्योतो। और राजा का महल भी क्योतो में था। टोक्यो तो बाद में शिफ्ट किया है, पहले राजधानी होती थी क्योतो। टोक्यो का पूरा नाम एतो या येदू था। पहले जो टोक्यो था वो एक पुराना शहर था, उसका नाम था एतो या येदू। प्रशासन कैसी होती थी? देखो, जापान की पहले राजा होता था, फिर राजा के नीचे शोगुन, शोगुन के नीचे दैम्यो और दैम्यो के नीचे समुराई। अब ये शोगुन क्या चीज़ थी? ये शोगुन था भाई, मंत्री लोग यानी बड़े सामंत रहते थे। बड़े सामंत, जैसे राजा से नीचे बड़े बड़े लोग होते हैं सामंत, तो उनको बोला जाता था शोगुन। वो शोगुन के अंदर रहते थे। शोगुन के नीचे दम्मे आते थे। दम्मे मतलब मंत्री लोग होते थे, जो राज्यों के प्रभारी होते थे, उनको दम्मे बोला जाता था। अब दम्यों के नीचे समुराई आते थे, यानी कि योद्धा, जो लड़ाकू होते थे या लड़ते थे या फिर तलवारबाजी जानते थे, यानी कि हम क्षत्रिय बोलते हैं, वीर सैनिक बोलते हैं, सेनापति बोलते हैं। तो वो दैम्यों के नीचे समुराई आते थे। इनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ ध्यान रखना ये। अब नेक्स्ट देखो भाई, अब थोड़ा सा बैक हिस्ट्री हम देखेंगे तो समझ आएगा। जापान के अंदर 1603 से 1867 तक प्रशासन शोगुन सामंत के एक परिवार था तोकुगोवा के अधीन रहा। क्योंकि इन्होंने जो राजा होता था वो तो एक साइड कर दिया, और इनकी कई साल, करीब 300 साल तक शोगुन का एक परिवार था जिसको तोकुगोवा नाम से बोला जाता है। जापान की हिस्ट्री के अंदर उन्होंने शासन किया। हमें इतना ज़्यादा तो उसमें मतलब डीपली नहीं जाना कि तोकुगोवा में कौन सा शासन था, कौन सा राजा था, क्योंकि हमारे सिलेबस में 1840 के बाद और 1949 तक की जो हिस्ट्री है जापान की, उसमें से क्वेश्चन बनेंगे। हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। तो अब देखो, शोगुन ने दम्यों की सत्ता पर भारी, शोगुन क्या कर रहा था भाई? शोगुन था ये थोड़ा सा अपनी ही चला रहा था, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा, क्यों शासक को तो नाम मात्र का राजा बना रखा था। जो राजा था उसका शासन तो नाम मात्र का था, और शोगुन अपनी ही चलाते थे, समझो सीधी भाषा में। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तभी होंगे जब आप अंडरस्टैंड करोगे। अभी वो ऐसे ये HPSC अब ऐसे एग्जाम नहीं बना रही जैसे एक ऑप्शन पकड़ लिया और आपने टिक लगा दिया और आंसर आ गए। इसके अंदर कारण भी देते हैं, समीकरण बना बना के क्वेश्चन देते हैं, ये सही है कि A B की सही व्याख्या करता है या नहीं करता। तो इस टाइप के क्वेश्चन तभी सोल्व होंगे जब कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा, तभी फैक्ट बनेंगे। तो अब देखो, शोगुन ने क्या क्या करा। शोगुन ने दम्यों की सत्ता पर भारी कम कर दी भाई। उनको केंद्र में रखा जाता था, यानी कि उनको राजधानी में ही रखा जाता था पकड़ के, ताकि कहीं अपना दबदबा न बना ले भाई। ये कहीं छूट गए यहाँ से दम में, यानी कि आप मुख्यमंत्री समझ लो। इनको राज्यों में नहीं जाने दिया जाता था, इनको राजधानी दिल्ली के अंदर ही बिठा लिया। इस तरह से आप समझो कि शोगुन क्या करता था, जापान में केंद्र में ही रखता था, उनको राज्यों में नहीं जाने देता था। ये 12वीं सदी से मतलब 16वीं 17वीं सदी तक ऐसा चलता रहा। 16वीं सदी में दम्यों के लिए सुधार किए गए। कोई बुद्धिजीवी उठा होगा, उन्होंने दम्यों के बारे में या शासन के बारे में सोचा है, तो सुधार हुए हैं। देखो, दम्यों को राजधानी से प्रांतों में भेजा जाने लगा, 16वीं सदी में भेजा जाने लगा। दम्यों के अधीन समुराई ही हथियार रखेंगे, जनसाधारण या अन्य नहीं। भाई ये अधिकार दिए गए कि भाई दम्यों के अधीन सिर्फ समुराई ही हथियार रखेंगे, मतलब समुराई दम्यों के अंडर में थे। अब दम्यों के लिए शोगुन तो हथियार उठाएंगे नहीं, वो एक करार हुआ था उनका कि सिर्फ समुराई ही हथियार रखेंगे। भूमि का सर्वेक्षण करवाया गया, उत्पादकता के आधार पर कर लगाया गया। जितनी जहाँ उत्पादकता होती थी उतना कर लगा दिया जाता था।
अब देखो भाई, जापान में हम जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आते हैं मेइजी। ये मेइजी क्या होता है? जापान में एक उपाधि होती है शासक की, उसको मेइजी बोला जाता है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, एक उपाधि होती है व्यक्ति विशेष की, उसको मेइजी बोला जाता है। ठीक है। तो जापान में शासक को मेइजी कहा जाता है। 1867 और 1868 में जापान की सत्ता मेइजी के पास आ गई। अब शोगुनों से किसके पास आ गई थी? मेइजी के पास में। पहले जापान सिर्फ हॉलैंड से व्यापार करता था भाई, अन्य किसी देश से नहीं करता था। देखो यहाँ से हम परिवर्तन पढ़ते हैं कि क्या परिवर्तन आए। जब उपनिवेशवाद बढ़ रहा था तो इंग्लैंड और फ्रांस तो हर जगह ही अपना दबदबा कायम कर ही रहे थे। तो अमेरिका ने भी सोचा कि चलो मैं भी क्यों नहीं, तो वो जापान की तरफ, चाइना की तरफ उन्होंने मुंह मोड़ा था। उधर उस साइड में अमेरिका ने भी अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहा था। तो इस तरह से अमेरिका की एंट्री होती है 1853 में जापान के अंदर। तो क्या करता है वो जापान में? अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अमेरिका के कोमोडोर पेरिये कोई व्यक्ति जापान आए थे और उन्होंने जापान में व्यापार करना चाहा। तो जापानियों ने उनके लिए बंदरगाह नहीं खोले थे, तो उन्होंने धमकी दी थी अपनी बात मनवाने के लिए। तो उस समय क्या हुआ, जो जापान का राजा या मेइजी होता था उससे दोस्ती कर ली पेरी ने। और ये तो चालबाज तो है ही अमेरिका, और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए 1853 में परिवर्तन शुरू हो गए। उन्होंने आर्थिक और राजनीतिक समझौता हुआ, उनको कुछ जगह दी गई, उन्होंने अपने पैर जमाने वहाँ शुरू कर दिए। अमेरिका राजा को शोगुन ने सारे अधिकार दिलाकर अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था भाई। जो शोगुन थे उनसे मतलब शोगुनों के हाथों से सत्ता छीन कर राजा को ही सब कुछ बना दिया, साथ दिया। और राजा ने भी बात मान ली कि भाई अब तो तुम्हारा शासन आएगा, और अमेरिका का भी साथ हो गया। अब शक्तिशाली जिसकी तरफ हो जाए तो प्रभुत्व तो अपने आप हो जाता है। तो वही बात जापान के साथ हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। देखो 1867 में राजा को क्योतो से हिरोशिमा लाया गया। अमेरिका की वजह से शोगुन खत्म हो गया और राजा को सेना का कमांडर भी बना दिया गया। मतलब शोगुन पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वो जो अधिकार थे वो राजा के पास आ गए। राजा को सेना का कमांडर भी बना दिया गया और अमेरिका का सहयोग भी मिलता रहा। मुत्सोहित जापान का शासक 1868 में बना, मतलब 67-68 में शासक बना था मुत्सोहित, ये नाम याद रखना। और उसी समय मतलब संविधान भी लागू हुआ था। मुत्सोहित राजा मेइजी, मतलब मेइजी बोलते हैं, बनने के बाद जापान में विकास दर तेजी से बढ़ी भाई। ये योग्य शासक आया था जो जापान को बिल्कुल ऊंचाई पर चढ़ा दिया। इसने क्या क्या करा देखो। इतने सालों का ऐसे ही चलता आ रहा था ढांचा जापान का, वो इस व्यक्ति ने, मुत्सोहित नामक इस राजा ने, यानी कि इस मेइजी ने इतना परिवर्तन कर दिया कि 20-30-40 सालों में जापान चोटी पर पहुंच गया। देखो कैसे, क्या क्या किया भाई। जापान को बढ़ने के क्या क्या कारण थे देखो। हर में आर्थिक, राजनीतिक, ये तो अपने भी होते हैं, हम कोई कारण बताते हैं क्या, तो हर देश में लागू होते हैं कि आर्थिक कारण थे, राजनीतिक, शैक्षिक, सैन्य कारण, तो ये जापान में भी थे। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। लेकिन इनमें क्या किया इन्होंने, ये देखो। 1870 में नई शिक्षा व्यवस्था लागू की, शिक्षा में परिवर्तन करेगी उन्होंने। वो योग्य व्यक्ति था, उनको समझ थी कि शिक्षा में आप परिवर्तन कर दो तो देश में भी परिवर्तन होगा, और ये किसी भी एक योग्य शासक की पहचान होती है। तो देखो 1870 में नई शिक्षा व्यवस्था शुरू की। हम 2020 में लगा रहे हैं, वो चीज़ तो इन्होंने 1870 में कर दी थी, नई शिक्षा नीति। 1871 में शिक्षा विभाग की स्थापना कर दी थी। उस समय हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे, कुछ ऐसे डेवलपमेंट भी हैं क्या भारत के अंदर, और जापान में उस समय हो गए थे। 1871 में शिक्षा विभाग की स्थापना हो चुकी थी। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए थे, लेकिन यहाँ लिखे नहीं है। जितने भी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते थे वो ज़्यादातर राजा के नाम से ही होते थे। जितने भी उन्होंने विकास किया तो अपने नाम से किया, मेइजी मुत्सोहित ने। राष्ट्रभक्ति और नैतिक शिक्षा पर जोर दिया गया। किसी भी राष्ट्र की शक्ति के लिए राष्ट्रभक्ति और नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, 100% ज़रूरी चीज़ होती है किसी राष्ट्र की एकता को बांधने के लिए। तो ये वहाँ पर हुआ। अब नेक्स्ट देखो, 1890 में अनिवार्य शिक्षा की गई। मतलब अनिवार्य का मतलब है हर किसी के लिए शिक्षा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। आधुनिक शिक्षा लागू की गई वहाँ पर 1890 में। हम आज तक नहीं कर पाए हैं, तो देखो अंतर।
कहाँ 1890, कहाँ अब 2020 में भी हम उतना विकास शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कर पाए हैं। तो आप समझ सकते हो कि जापान में कितना जल्दी ये विकास हुआ था। शिक्षा में नई नई तकनीकी का विकास, हम आज भी हम अपने बच्चों को कोई डॉक्टरी कराने कोई कहाँ कहाँ भेज रहे हैं, इंजीनियरिंग करने बाहर जा रहे हैं, और उस समय वहाँ पर इतना विकास हो चुका था। अपने देश की भाषा और संस्कृति का विकास, सबसे बड़ी बात यही पॉइंट है कि अपने देश की भाषा को सबसे उत्तम माना गया, और हम नकल करते फिरते हैं, कभी इंग्लिश लाते हैं, कभी फ्रेंच सिखा रहे हैं बच्चों को। हम तो ऐसे ही डमाडोल हैं, इसलिए हमारा देश उतना जल्दी विकास नहीं कर पाया, धीरे धीरे कर रहा है। हमारा देश भी विकास कर रहा है, लेकिन ये एक समझने का अंतर है कि कहाँ जापान जब 1870 से 1890 के आसपास विकास कर रहा है, और एक हम 2020 में भी उतने डेवलप नहीं हुए हैं। 1810 तक जापान जापान पूर्णतः शिक्षित की श्रेणी में था। राजा के नाम पर इंस्टीट्यूट खोले गए थे भाई। देखो भाई, अब आगे ये कारण तो हो गए शैक्षिक। अब देखो आर्थिक परिवर्तन क्या क्या हुए। जब शिक्षा में परिवर्तन हुआ तो आर्थिक परिवर्तन भी लाजमी थे। 1870 के बाद विकास में तेजी। 1872 में बैंकिंग व्यवस्था शुरू की, और 1872 में ही रेलवे शुरू की। हमसे बाद में रेलवे शुरू करी। भारत में 1853 में रेल की शुरुआत हो गई थी, डलहौजी ने की थी, लेकिन वो हमसे आगे निकल गए। 1872 में रेलवे की शुरुआत की और हमसे आगे निकल गए। डेवलप बहुत अच्छा किया। वहाँ पे करप्शन नहीं है। एक तरह से हमारे देश में इतना भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार की वजह से हम डेवलप नहीं हो रहे। ये सिर्फ समझने के लिए बता रही हूँ मैं, कोई अपनी कमी नहीं निकाल रही हूँ। आगे देखो, नए उद्योग सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्रों का उद्योग लगाए, मतलब नए उद्योग भी स्थापित किए। डाक प्रणाली भी शुरू की 1871 में। ये सब आर्थिक परिवर्तन में है। और सैन्य परिवर्तन भी देखो, 20 वर्ष से अधिक व्यक्ति को सैनिक बनना अनिवार्य कर दिया गया। अगर भाई वो देश की सेवा करेगा ही करेगा 20 साल के बाद। प्रशासनिक अधिकारी डायरेक्ट राजा के नियंत्रण में थे। जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो राजा के नियंत्रण में रहते थे। उनकी मतलब वो करप्शन नहीं कर पाते थे, या फिर अच्छे से सुचारू रूप से काम करते थे, जिसे सम्राट व्यवस्था भी कहते हैं। इसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जापान में सम्राट व्यवस्था क्या थी। सम्राट व्यवस्था वही थी जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो डायरेक्ट राजा के नियंत्रण में होते थे, यानी कि राजा उनके ऊपर कमांडर था। सेना का आधुनिकीकरण किया गया, मतलब सेना का न आधुनिकीकरण मतलब सेना के अंदर हथियार दिए गए, सेना को अपडेट किया गया। सेना के अंदर मतलब हर तरह की तकनीकी, जैसे डॉक्टरों की सुविधा और हर तरह के खाने पीने की सुविधा की गई। तो उस समय का आधुनिकीकरण किया गया। पुरानी सेना को नए में बदला गया, नए हथियार दिए गए, उनको ट्रेनिंग दी गई। वो दूसरे देशों में ट्रेनिंग करने जाते थे। सेना को ट्रेनिंग के लिए विदेशों में भी भेजा जाता था। भाई नई नई तकनीकी खोजी, नए नए हथियार चलाने सीखे। तो वो एक जब शिक्षित लोग हो गए तो वो पढ़े लिखे हो गए, वो दूसरों की भाषा भी समझने लगे, तो वो अपने देश का विकास कर गए। अब देखो प्रशासनिक परिवर्तन क्या हो गए। कर ज़्यादा लगाए कृषि पर। जब कृषि होती थी उसके ऊपर कर लगाए। कर इसलिए लगाए कि उन्होंने विकास तेजी से किया, और वो बिना कर के संभव नहीं हो पाता था, इसलिए कर लगाए। जिस क्षेत्र से आय होती उस क्षेत्र पर उसी आय से संसाधनों पर खर्च किया जाता था। भाई जिस क्षेत्र से आय हो जाती थी उसी मतलब उन्हीं जनता के ऊपर उन्हीं को संसाधन भेंट वहीं पे मतलब राजा खर्च करता था। अब ये नहीं कि एक क्षेत्र से हम उपज ले रहे हैं और दूसरे क्षेत्र पर विकास कर रहे हैं, ये कम होता था लेकिन कम होता था। वो जिस क्षेत्र में ज़्यादा मतलब कृषि होती थी या फिर ज़्यादा उपजाऊ भूमि है तो वहाँ पे और ज़्यादा विकास किया जाता था संसाधनों पर खर्च करके। अपने क्षेत्र की देखरेख के लिए उसी क्षेत्र के जवान भर्ती होते थे, मतलब उसी क्षेत्र के जवान ले लिए जाते थे, और उनको समझ भी अच्छी होती थी अपने क्षेत्र की, अपने एरिया की, तो वो ड्यूटी भी ठीक से कर पाते थे। अन्य सुधार देखो भाई, खेती पर कर ज़्यादा और आय में वृद्धि हुई। भाई जो खेती के ऊपर कर ज़्यादा हो गए तो राजा को तो आय होगी, और राजा ने क्या किया कि वो अपने देश में ही उसको खर्च किया, अपना घर नहीं बनाया। जैसे अपने देश में होता आया है कि जो मिल गया तो हम राजा प्रजा और हमारा शासन, ऐसा जापान में नहीं हुआ। इसीलिए जापान के अंदर विकास हुआ।
पानी की जहाज़ों का पानी में जो जहाज़ का निर्माण जो व्यापार विनिमय के लिए अपने खुद की कंपनियां स्थापित की थी उस समय जापान ने, किसी और के अंडर में नहीं था, कि अपना इंडिपेंडेंस था। इसीलिए जापान ने एशिया का एक पहला देश था जो अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। आगे देखो नोट में 1870 से 1911 तक जापान ने अपने देश का विकास कर लिया था। तत्पश्चात दूसरे देशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया, भाई साम्राज्यवाद बढ़ाना शुरू कर दिया, फिर जैसे यूरोपीय देश करते थे औपनिवेशीकरण। अब देखो 1894 में चीन पर आक्रमण किया। क्या क्या किया देखो, ये 1894 में चीन पर आक्रमण किया। 1895 में चीन के हिस्से ताइवान को जीता, ताइवान को जीत लिया। 1905 में रूस को जापान ने हराया। 1905 में रूस को भी जापान ने हरा दिया। 1910 में जापान ने कोरिया को हरा दिया, किसी से हारा ही नहीं। देखो भाई इंपॉर्टेंट है ये, देखो एक बार नीचे करके फिर देखते हैं। 1994 में चीन पर आक्रमण किया था। 1995 में चीन के हिस्से ताइवान को जीत लिया था। 1905 में रूस को जापान ने हराया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से दो बड़े देशों को जापान ने हराया था, रूस और चाइना को। 1910 में जापान ने कोरिया को हरा दिया था भाई। अब देखो सेकंड वर्ल्ड वार में सम्मिलित हुआ और जर्मनी का साथ हो लिया। अभी देखो यहाँ सीधा सेकंड वर्ल्ड वार लिखा है, आगे फर्स्ट में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड का साथ दिया था जापान ने, और सेकंड में किसका साथ दिया था, जर्मनी का साथ, मतलब जर्मनी के साथ हो लिया। अमेरिका कभी दोस्ती करके व्यापार बढ़ा रहा था, अब दुश्मन था 1945 में। क्यों था, क्योंकि उन्होंने हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर तो सभी को पता है बम गिराए थे, जापान को ध्वस्त कर दिया था। अब आगे पढ़ते हैं। 6 अगस्त हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम गिराया था, और 9 अगस्त पर 1945 की बात है भाई, 9 अगस्त को फैटमैन एटम बम गिराए थे। इनसे युद्ध बंद हो गया था। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं जो ज़रूरी हैं। मेईजी संविधान लागू कब हुआ था, 1868 ईस्वी में जापान में। ये जापान के फैक्ट्स हैं। और मुत्सोहित शासक बना था। जापान सम्राट ने चार्टर पे शपथ ली थी, मतलब चार्टर शपथ ली थी 6 अप्रैल 1868 ईस्वी में। जापान ने 1910 में कोरिया पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। चीन जापान का युद्ध मुख्य मुद्दा था कोरिया। चीन और जापान का युद्ध कोरिया के लिए ही होता था। प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने इंग्लैंड और फ्रांस का साथ दिया था, और प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 में स्टार्ट हुआ था, और जो सेकंड वर्ल्ड वार थी वो 1939 में शुरू हुई थी, और जापान ने 1940 में हिस्सा लिया था और जर्मनी का साथ दिया था। अब देखो पॉइंट 6, 1921 ईस्वी के वाशिंगटन सम्मेलन में इंग्लैंड फ्रांस के बाद तीसरी शक्ति मान लिया था भाई। ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, उसके बाद ये 1921 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बाद तीसरी शक्ति मान लिया था किसको, जापान को। जापान तीसरी महाशक्ति था। जापान ने चीन को दूसरी बार 1937 में हराया भाई, पहले भी हार चुका, और 1937 में फिर चीन को हराया जापान ने। अब देखो आगे, जापान चीन युद्ध 1895 के बाद शिमनोस्की की संधि हुई थी भाई। जो शिमनोस्की की संधि हुई थी, उसने चीन ने कुछ शर्तें जापान की मानी थी। आंग्ल जापान गठबंधन, और 1902 में आंग्ल जापान गठबंधन मतलब जापान का गठबंधन हुआ। पृथक रहने की नीति जापान ने इंग्लैंड से अपनाई थी। जो थोड़ा सा अलगाव इन्होंने किया था पहले पहले, वो इंग्लैंड से वो नीति अपनाई थी। बाद में तो ये मिल गया था, और वो मिलने के कारण ही अमेरिका ने इसको ध्वस्त भी कर दिया था। प्रथम तार लाइन 1871 टोक्यो से योकोहामा तक बिछाई थी। रूस जापान युद्ध कब हुआ था, 1904 1905 में। ज़्यादातर डेट 1905 बताती हैं। और उन युद्ध के बाद में पोटेसमाउस कोई शहर का नाम है, वहाँ एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत युद्ध खत्म हुआ था। रूस ने जापान की बातें मान ली थी, जो जो जापान मानना चाह रहा था। जापान ने 23 अगस्त 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। सेकेंड वर्ल्ड वार में 1940 में भाग लिया था, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, मेईजी युग में कृषक वर्ग को भूमि का स्वामी बनाया गया था भाई। कृषक वर्ग था वो भूमि का स्वामी था, कृषि करता था, तभी विकास तेजी से हो रहा था।
मतलब हर वर्ग को जापान के अंदर वैल्यू दी जाती थी। ये नहीं कि जो भाई अपर लोग हैं तो नीचे वालों को भूल जाते हैं, इस तरह से नहीं, हर किसी का चहुमुखी विकास हुआ, तब जाकर जापान एकदम छलांग लगाया, विकास में छलांग लगा गया, इतना डेवलपमेंट एकदम कर गया। बैंक ऑफ जापान की स्थापना 1882 में, इंग्लैंड जापान गठबंधन 1902 में हुआ था। जापान पर 1945 में बम गिराए जाने के बाद भी हार मानने अच्छा जापान है ना, 1945 में अमेरिका ने बम गिरा दिए थे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार उसी बम के साथ ही ख़त्म हुई थी। उसने मात्र 20 वर्षों में अपने देश का फिर से विकास कर लिया। कैसे कर लिया देखो, एक एग्जाम्पल भी है। 1964 में जापान ने टोक्यो में ओलंपिक खेल का आयोजन करवाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की थी। अब भाई मैं आज भी कमज़ोर नहीं हूँ। चलो गाइस, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर और बनाती हूँ प्लीज़। अगर वीडियो पसंद है तो बताइए।